डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा मगध साम्राज्य का विकास। और इस मगध साम्राज्य के विकास में हम देखते हैं 5 राजवंश शासन करते हैं। 4 राजवंश की हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें शुरुआती दौर से अगर देखें तो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो इन 4 वंशों के बारे में पढ़ा और उसके कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में विस्तार से आपको बताया गया। उसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य, जो 5वां राजवंश है जो मगध पर शासन करता है, जो 16 महाजनपद में बहुत महत्वपूर्ण एक महाजनपद उभर कर सामने आया था। उसके विभिन्न कारणों को बताया गया था कि उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण रहे मगध के। तो इसी कड़ी में हम आखिरी राजवंश पढ़ा रहे हैं और वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश में भी मुख्यतः उसके चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार उसकी स्थापना करता है, और वो चीज भी नंदवंश से जुड़ी हुई है कि किस प्रकार चाणक्य को नंदवंश के शासक घनानंद अपने दरबार में अपमानित करते हैं, और किस प्रकार फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है और एक मौर्य राजवंश की नींव रखता है। तो इस कड़ी में शुरुआती दौर में हम मौर्यकालीन स्रोत के बारे में देखेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार से वर्णन करने के बाद बिंदुसार, अशोक और उसके बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए थे उसके बारे में चर्चा कर मौर्य साम्राज्य के पतन और बाकी जो भी मौर्य साम्राज्य की कला, साहित्य और शासन, राजनीतिक जो भी क्षेत्र में उपलब्धियां उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्यकालीन स्रोत। मौर्यकालीन स्रोत क्या क्या रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। मौर्यकालीन स्रोतों में देखते हैं कि इसमें विदेशी, विशेषकर यूनानी यात्रियों के विवरण भी तत्कालीन इतिहास निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने धर्मोत्तर घटनाओं में विशेष रुचि ली थी। इसलिए उनके वर्णनों से राजनीतिक और सामाजिक दशा पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। इन लेखकों का समय भी प्राय निश्चित है, इसलिए उनके वर्णन भारतीय लेखकों के वर्णनों की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। परंतु यूनानी लेखक भारतीय परिस्थितियों तथा भाषा से अनभिज्ञ थे, अतः उनके सभी वर्णन पूर्णतः सही नहीं माने गए। आज जो वर्णन कर रहे हैं ऐतिहासिक स्रोतों को लेकर कर रहे हैं। आगे हम पुरातात्विक स्रोत भी अशोक के संदर्भ में काफी विस्तार से पढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्रोतों में कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी कड़ी में कुछ बताया गया है कि किस प्रकार जो यात्री आए थे, यूनानी यात्री आए थे, उन्होंने किस प्रकार वर्णन किया है, और भारतीय लेखकों के वर्णनों की अपेक्षा मानते हैं कि कुछ उपयोगी सिद्ध हुए थे, लेकिन भाषा और परिस्थितियों से अनभिज्ञ होने के कारण वहां भी कुछ कमियां नजर आती है। कई यूनानी लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे, जैसे हम मान सकते हैं नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, और इनमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में आप सभी जानते हैं। इंडिका बहुत महत्वपूर्ण उसके द्वारा लिखित ग्रंथ है। मेगास्थनीज ने इंडिका जो है लिखा था वो अभी उपलब्ध नहीं है। यूनान और रोम के लेखकों ने इंडिका के आधार पर अपने वर्णन यहाँ लिखे हैं, और इन लेखकों के वर्णन बहुत उपयोगी है, क्योंकि उन्होंने उन तथ्यों को लिखा है जिन्हें भारतीय लेखक कोई महत्व नहीं देते थे। इनसे मौर्यकालीन भारत का सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। निसंदेह इन लेखकों के वर्णनों में कुछ कमियां भी होती है। वह भारतीय भाषाएं नहीं जानते थे और भारतीय संस्थानों और रीति रिवाजों की भी उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। जो तथ्य उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे वह पूर्णतः विश्वसनीय है,
किंतु जो वर्णन उन्होंने सुनी हुई बातों के आधार पर लिखा तथा अनुमान से लिखा, उसको हम यहां विश्वसनीय नहीं मान सकते। जैसे एक जगह बताया गया है कि मैगस्थनीज ने कि भारत में दास प्रथा नहीं है, भारत में 7 जातियां हैं। तो हम अन्य साक्ष्यों के आधार पर विश्वसनीयता के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों बातें ठीक नहीं है। इन लेखकों के वर्णन चंद्रगुप्त के राज्य की राजनीतिक घटनाओं तथा सामाजिक रीति रिवाजों और शासन प्रबंध पर अधिक प्रकाश डालते हैं। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र के शासन, उसकी राज्यसभा, शासन प्रबंध, सैनिक संगठन, इन सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। स्ट्रैबो, जो एक यूनानी इतिहासकार था, उन्होंने अपने ग्रंथों में इस वृत्तांत का काफी विस्तार से उल्लेख किया है कि मैगस्थनीज के जो वृत्तांत है उनमें कहीं कहीं ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती है जिन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता है। और ऐसी ही बातें जो मैगस्थनीज ने अनुश्रुतियों के आधार पर लिखी हो, परंतु ऐसा होने पर भी यह वृत्तांत ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और चंद्रगुप्त का इतिहास जानने के लिए भी एक अनिवार्य एक ग्रंथ हम इसको मान सकते हैं। तो कुल मिला के यह है कि जो इंडिका है अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके आधार पर मैगस्थनीज ने कुछ हो सकता है कि जो वर्णन किया हो उससे हम सहमत नहीं हो, लेकिन मौर्यकालीन इतिहास जानने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रंथ माना जाता है। मौर्यकालीन इतिहास जानने के लिए हमारे पास सबसे जो अधिक विश्वसनीय है वो हम अशोक के अभिलेखों को मानते हैं, क्योंकि अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में कई शिलालेख, स्तंभ लेख तथा स्मारक चिन्हों का निर्माण किया था। इन लेखों द्वारा उसने सारी मानव जाति को बौद्ध धर्म के सिद्धांत और पवित्रता के नियमों पर चलने का आदर्श पथ भी बतलाया था। अतः इन लेखों से उसके धर्म तथा नैतिकता के सिद्धांतों के विषय में पूर्ण जानकारी मिलती है। और उसी के अभिलेखों में ये मिलता है कि उसका राज्य विस्तार यानी कि अशोक ने जो जनहित कार्य किए उसका उल्लेख, अशोक के प्रजा के साथ कैसा व्यवहार था, अशोक का निजी जीवन और उस समय जो राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी, ऐसी बातों का उल्लेख हमें अभिलेखों से अच्छी तरीके से पता चलता है। यही कारण है कि हम ऐतिहासिक दृष्टि से अशोक के अभिलेखों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अशोक के अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य विस्तार, धर्म और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से उसके साम्राज्य की सीमा की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जहां जहां से अभिलेख मिले हैं उन स्थानों की स्थिति तथा अभिलेखों के विवरण से अशोक के साम्राज्य की सीमा निर्धारण में बहुत मदद मिलती है। किंतु अशोक के जो आरंभिक अभिलेख है उसके प्रारंभिक जीवन का कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। तो ये अशोक का प्रारंभिक जीवन यानी कि जो एक मानते हैं कि वह एक चंडाशोक के रूप में पहले प्रसिद्ध था और उसका किस प्रकार जो भाइयों से विवाद रहा और किस प्रकार उसने साम्राज्य स्थापित किया, इन सभी चीजों का ज्यादा वर्णन उसके अभिलेखों से नहीं मिलता है। वो हमें कहीं न कहीं जो श्रीलंका से मिले थे ग्रंथ, महावंश, दीपवंश वगैरह, उनसे कई वर्णन मिलता है उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, लेकिन अभिलेखों से उनके वर्णन यहाँ कभी मिलते हैं। तो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब देखते हैं कि जैसे मैगस्थनीज का इंडिका बहुत फेमस रहा, अशोक के अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं मौर्य काल के। एक आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है। तो उसने जो अर्थशास्त्र लिखा था ना, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, मौर्यकालीन इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह ऐतिहासिक तथा राजनीतिक दृष्टि से प्राचीन साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ध्यान रखना है, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक दृष्टि से
प्राचीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है हमने। अर्थशास्त्र नाम है इसका, तो आर्थिक व्यवस्था से संबंधित नहीं इसको आपको बताना है। कभी अल्टरनेट में आ जाए कि अर्थशास्त्र में क्या उल्लेख है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ऐसी सामाजिक अगर कोई चीज आती है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के समय की राजनीतिक अवस्था, सामाजिक और धार्मिक अवस्था का वर्णन किया है और साथ ही राजनीति के उच्च कोटि के सिद्धांतों की यह विवेचना भी उसके द्वारा की गई है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में आदर्श की स्थापना तथा एक सफल विजेता के कर्तव्यों की विस्तृत विवेचना उसने की है। उसकी पुस्तक जो थी उसमें 15 भाग है जो राज्य प्रबंध और नीति के विशेष अंगों पर भी प्रकाश डालते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामाजिक वैभव का एक विज्ञान माना जाता है, जिससे तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक दर्शन का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान इस काल में माना गया है। ये न केवल मैगस्थनीज के वृत्तांत की भी पुष्टि करता है, बल्कि उसका पूरक भी कहीं न कहीं कहा गया है। मौर्य की कलाकृतियों तथा उसके जो भग्नावशेष भी उस समय की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। आगे हम मौर्य कला पढ़ेंगे और वो किस प्रकार नष्ट होती है उसका बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे। तो उनके साक्ष्यों के आधार पर भी हम उस समय की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जान सकते हैं। आज भी उसके अस्तित्व जगह जगह मिलते हैं। उस समय के स्तूप, विहार, गुफाओं आदि से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कला और संस्कृति कितनी उन्नत अवस्था में थी और मौर्य शासकों ने अपनी उन्नति में कितना सहयोग दिया था। यही कारण है कि सांची का स्तूप तथा अन्य खंडहर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथ तथा अनुश्रुतियों में भी मौर्य वंश तथा उसके सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय सम्राट अशोक के बारे में कुछ ऐतिहासिक सामग्रियां प्राप्त हुई है। बौद्ध साहित्य में श्रीलंका के मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे दीपवंश है, महावंश है, महाबोधि वंश है तथा उत्तरी भारतीय ग्रंथ में अगर देखते हैं तो मिलिंद पन्हो से भी चंद्रगुप्त के जीवन की घटनाओं का प्रकाश हम यहां देख सकते हैं। दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसमें अशोक और कुणाल के बारे में ऐतिहासिक बातों का वर्णन दिया गया है। बौद्ध ग्रंथ में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने एवं उसके प्रचार के लिए उसने क्या क्या किया, इन सब का भी पर्याप्त उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। जैन ग्रंथों में अगर देखें तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र सूर्य का परिशिष्ट वर्मन, रत्नंदी का भद्रबाहु चरित्र, प्रभासूरी का विविध तीर्थकल्प, मेरुतुंग का विचार श्रेणी, श्रीचंद द्वारा कथा कोश, प्रभाचंद्र द्वारा आराधना सत्य कथा प्रबंध और हरिसेन द्वारा लिखा गया बृहत कथा कोश जैसे ग्रंथ जैन ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिनसे हमें अलग अलग जो वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और कला से संबंधित जो भी घटनाएं थी उनका वर्णन हम इनमें भी देख सकते हैं। कल्पसूत्र और परिशिष्ट वर्मन में मौर्य युगीन घटनाओं, उसकी गाथाओं और उसके आख्यानों का विस्तृत वर्णन हम देख सकते हैं। कल्पसूत्र में, परिशिष्ट वर्मन में विविध तीर्थकल्प में चाणक्य द्वारा नंद वंश का विनाश तथा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और कुणाल आदि का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। इसके साथ ही अन्य विविध ग्रंथ भी मौर्य युगीन इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को जानने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। इसमें जो देखा है कि हमने ये जैन ग्रंथ देखा है, बौद्ध ग्रंथ देखा है, कुछ ऐतिहासिक सामग्री देखी है। उसके बाद देखते हैं कि पुराणों से मौर्यकालीन क्या चीजें हमें मिलती है। तो विभिन्न पुराणों और उनकी टीकाओं में
मौर्य शासकों के नाम उसके शासनकाल के समय, उसकी समय की घटनाओं और उसके समय की राजनीति तथा आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश हम देख सकते हैं, लेकिन ये सभी कुछ सर्वमान्य नहीं है। पुराणों की जो विवरण है वो पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं और इन्हें वास्तविक इतिहास नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनमें कल्पना तथा अतिशयोक्ति का समावेश होता है। मौर्य के इतिहास के संबंध में पुराणों के विवरणों को अन्य प्राप्त स्रोतों के संदर्भ में देखना आवश्यक है, परंतु तब भी पुराण मौर्य युगीन इतिहास को जानने की बहुत महत्वपूर्ण साधन माने गए। तो पुराणों से भी हम मौर्यकालीन जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि उनमें अतिशयोक्तियां ज्यादा होती है, तो एक विश्वसनीय वो नहीं कहे जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण स्रोत जो हम मानते हैं वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, बहुत बार ये क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है। किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा है। ये एक ऐतिहासिक नाटक है जिसको विशाख दत्त ने 5वीं शताब्दी में लिखा। नाटक में नंद वंश के नाम तथा मौर्य वंश की स्थापना की कहानी को प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मौर्य काल के प्रारंभिक इतिहास की इसमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त ने किस प्रकार कौटिल्य की सहायता से मगध का राज्य प्राप्त किया था, वही इस नाटक का विषय है, परंतु कल्पना का मिश्रण होने के कारण उनकी अनेक बात विश्वसनीय नहीं है। मौर्यकालीन अनेक इमारतों के अवशेष एवं खंडहर तत्कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। तो यहां पे देखा है कि जो मुद्रा राक्षस था उसमें वो पूरी कहानी को बखान किया गया है कि नंदवंश के द्वारा किस प्रकार चाणक्य को अपमानित किया गया था और फिर उसको समूल नाश करना, श्राप देना, नंदों का समूल नष्ट करना, ये कसम खाना और चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से फिर उसको एक मगध साम्राज्य पर उसको स्थापित करना, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इन सब कुछ घटनाओं का वर्णन है वो मुद्रा राक्षस में हम देख सकते हैं। एक नाटक है। इसके अलावा मौर्यकालीन अनेक इमारतों के अवशेष और उनके खंडहर तत्कालीन भारतीय इतिहास की भी जानकारी देते हैं। अशोक द्वारा चट्टानों को काटकर बनाए गए कंदराज, अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा बनाई गई नागार्जुन पहाड़ियों में भिक्षुओं के लिए बनाई गई गुफाएं जैसी गोपी गुफा आदि मौर्यकालीन वास्तुकला की जानकारी देते हैं। श्रीलंका के मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जैसे दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश तथा उत्तरी भारतीय ग्रंथ जो है मिलिंद पन्नो, इन सब से भी चंद्रगुप्त के जीवन की घटनाओं का वर्णन देख सकते हैं। तो ये कुछ स्रोत थे जिनके आधार पर हम पूरे मौर्य वंश को पढ़ने वाले हैं, और इसमें कुछ हद तक आपने देखा कि ये मुद्रा राक्षस हो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे मैगस्थनीज की इंडिका हो, चाहे अशोक के अभिलेख हो, सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए। और इनमें से जो भी कंपटीशन होते हैं छोटे, उनमें मोस्टली क्वेश्चंस इन किताबों में से एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। बाकी जो कि इतिहास के विद्यार्थी हो तो इन सब चीजों को, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे मैगस्थनीज की इंडिका हो, चाहे अशोक के अभिलेख हो या मुद्रा राक्षस, को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसके साथ कुछ जैन ग्रंथ बताए गए हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथ बताए गए हैं, उनको भी थोड़ा सा देखना है। और उसके साथ साथ हमें पुराणों के बारे में भी जानकारी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि पुराणों से उनकी वंशावलियों के बारे में पता चलता है, लेकिन पुराणों में कुछ अतिशयोक्तियां ज्यादा मिलती है, तो थोड़ा उसको विश्वसनीय भी कहीं ना कहीं नहीं कह सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मौर्यकालीन कुछ इतिहास के स्रोत बताए गए थे, और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो काम आएगा।